अध्याय 4। बौना राजकुमार कैस्पियन की कथा सुनाता है। राजकुमार कैस्पियन नार्निया के केंद्र में स्थित एक बड़े महल में अपने चाचा मिराज, जो कि नार्निया का राजा था, और अपनी चाची, जो लाल बालों वाली थी और जिनका नाम रानी प्रूना प्रिज्मिया था, के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और जिस व्यक्ति से कैस्पियन सबसे अधिक स्नेह करता था वह उसकी आया नर्स थी। और हालांकि एक राजकुमार होने के नाते उसके पास अद्भुत खिलौने थे जो बोलने के अलावा लगभग सब कुछ कर सकते थे, फिर भी उसे दिन का आखिरी घंटा सबसे प्यारा लगता था, जब सारे खिलौने अलमारियों में रख दिए जाते थे और आया उसे कहानियां सुनाया करती थी। उसे अपनी चाचा और चाची ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन हफ्ते में लगभग 2 बार उसका चाचा उसे बुलवाता और दोनों महल के दक्षिणी छज्जे पर आधे घंटे के लिए टहलते। एक दिन जब वे ऐसे ही टहल रहे थे, राजा ने उससे कहा, खैर बेटे, हमें अब तुम्हें घुड़सवारी और तलवार चलाना सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारी चाची और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे बाद तुम ही राजा बनोगे। बताओ, कैसा लगेगा तुम्हें ये सब? हाँ? मुझे नहीं पता चाचा, कैस्पियन ने कहा। नहीं पता? हाँ, मिराज ने कहा। क्यों? मुझे तो जानना है कि भला इससे अच्छा और क्या चाह सकता है कोई। फिर भी मैं तो कुछ और ही चाहता हूँ, कैस्पियन ने कहा। क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ काश मैं पुराने जमाने में जी पाता, कैस्पियन ने कहा। उस समय वह बहुत ही छोटा बच्चा था। अब तक राजा मिराज उस उबाऊ अंदाज में बात कर रहा था जैसा कुछ बड़े लोग करते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब वह अचानक रुक गया और कैस्पियन की ओर बहुत तेज नजर से देखने लगा। हाँ, क्या कहा? उसने पूछा। कौन से पुराने जमाने? अरे चाचा, क्या आपको नहीं पता? कैस्पियन ने कहा। जब सब कुछ बिल्कुल अलग था, जब सारे जानवर बोल सकते थे और नदियों और पेड़ों में अच्छे लोग रहते थे। उन्हें नाइट्स और ड्राइड्स कहा जाता था, और बौने भी होते थे, और सारे जंगलों में प्यारे छोटे छोटे फौन होते थे। उनके पैर बकरियों जैसे होते थे। और ये सब बच्चों की बकवास है, राजा ने सख्ती से कहा। केवल बच्चों के लिए ठीक है, समझे? अब तुम इस तरह की बातों के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। तुम्हें लड़ाइयों और रोमांच के बारे में सोचना चाहिए, ना कि परी कथाओं के बारे में। ओह, लेकिन उन जमाने में भी तो लड़ाइयाँ और रोमांच हुआ करते थे, कैस्पियन ने कहा। बहुत ही अद्भुत रोमांच। एक बार एक श्वेत ड्रायन आई थी और उसने पूरे देश की रानी बनकर राज किया था। उसने नार्निया को हमेशा की सर्दी में बदल दिया था। फिर कहीं से 2 लड़के और 2 लड़कियां आए और उन्होंने उस डायन को मार डाला और उन्हें नार्निया का राजा और रानी बना दिया गया। उनके नाम थे पीटर, सूजन, एडमंड और ल्यूसी। फिर उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया और उनका समय बहुत सुंदर था। और ये सब असल में असलन की वजह से हुआ। ये कौन है? मिराज ने कहा। और अगर कैस्पियन थोड़ा और बड़ा होता तो उसके चाचा के स्वर से समझ जाता कि अब चुप रह जाना ज्यादा समझदारी होगी, लेकिन वह बोलता ही चला गया। अरे चाचा, आपको नहीं पता? उसने कहा। असलन वो महान शेर है जो समुद्र पार से आता है। तुम्हें ये सब बेहूदगी किसने सिखाई? राजा ने गरजते हुए कहा। कैस्पियन डर गया और कुछ नहीं बोला। महाराजा धीराज, मिराज ने कहा, और अब तक कैस्पियन का हाथ पकड़े रखने के बाद उसे छोड़ते हुए कहा। मैं जोर देकर कहता हूँ, मुझे जवाब दो। मेरी आंखों में देखो। किसने तुम्हें ये झूठ की पोटली दी? आ आया, कैस्पियन कांपते हुए बोला और रो पड़ा। बंद करो ये रोना, उसके चाचा ने कहा, उसे कंधों से पकड़कर झटका देते हुए। चुप हो जाओ, और मैं तुम्हें फिर कभी इन मूर्खतापूर्ण कहानियों की बात करते या सोचते हुए देखूं भी ना। कभी कोई ऐसे राजा रानी नहीं हुए। एक साथ 2 राजा कैसे हो सकते हैं? और असलन नाम का कोई था ही नहीं। शेर जैसा कोई जानवर कभी नहीं हुआ, और कभी ऐसा जमाना नहीं था जब जानवर बोलते थे। सुना? जी चाचा, कैस्पियन ने सुबकते हुए कहा। तो अब ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, राजा ने कहा। फिर उसने छज्जे के सिरे पर खड़े एक सेवक को आवाज दी और ठंडे स्वर में कहा, महाराज को उनके कक्ष तक ले जाएं और तुरंत उनकी आया को मेरे पास भेजें। अगले दिन कैस्पियन को पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि आया को बिना अलविदा कहने का मौका दिए ही भेज दिया गया था, और अब उसे एक शिक्षक मिलने वाला था। कैस्पियन अपनी आया को बहुत याद करता और खूब रोया करता,
और क्योंकि वह इतना दुखी था, उसने नार्निया की पुरानी कहानियों के बारे में पहले से कई ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। वह हर रात बॉनो और ड्राइड्स के सपने देखता और महल के कुत्तों और बिल्लियों को अपने से बात करने के लिए मनाने की कोशिश करता, लेकिन कुत्ते बस पूंछ हिलाते और बिल्लियां सिर्फ गुनगुनाती। कैस्पियन को पूरा विश्वास था कि वह नए शिक्षक से नफरत करेगा, लेकिन जब एक सप्ताह बाद वह शिक्षक आया तो वह ऐसा व्यक्ति निकला जिससे नफरत करना लगभग असंभव था। वह कैस्पियन द्वारा देखे गए सभी लोगों में सबसे छोटा और सबसे मोटा था। उसकी लंबी चांदी सी चमकती नुकीली दाढ़ी उसकी कमर तक पहुंचती थी और उसका चेहरा, जो भूरे रंग का था और झुर्रियों से भरा हुआ था, बहुत बुद्धिमान, बहुत भद्दा, लेकिन बहुत दयालु लगता था। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखें हंसमुख थीं, जिससे जब तक आप उसे भली भांति न जान ले, ये समझना मुश्किल होता था कि वह मजाक कर रहा है या गंभीर बात कर रहा है। उसका नाम था डॉक्टर कॉर्नेलियस। डॉक्टर कॉर्नेलियस के साथ की जाने वाली सभी पाठों में से एसपीएन को इतिहास सबसे अधिक पसंद था। अब तक आया की कहानियों के अलावा उसे नार्निया के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब उसने ये जाना कि उसका शाही परिवार इस देश में नए आए हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ये आपके पूर्वज कैस्पियन प्रथम थे, महामहिम, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा, जिन्होंने सबसे पहले नार्निया को जीतकर इसे अपना राज्य बनाया, वहीं अपने पूरे राष्ट्र को इस देश में लाए। आप लोग असली नार्नियावासी नहीं हैं, आप सभी टेलमरीन हैं, यानी आप लोग टेलमार नामक देश से आए थे, जो पश्चिमी पर्वतों के परे है। इसी वजह से कैस्पियन प्रथम को कैस्पियन विजेता कहा जाता है। प्लीज डॉक्टर, एक दिन कैस्पियन ने पूछा, हमारे टेलमार से यहाँ आने से पहले नार्निया में कौन रहता था? टेलमरीन के आने से पहले नार्निया में कोई मनुष्य नहीं रहता था, या बहुत ही कम रहते थे, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने उत्तर दिया। तो फिर मेरे परदादा ने कौन से युद्ध किया था? कौन से नहीं, किससे, महामहिम, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। शायद अब हमें इतिहास से व्याकरण की ओर रुख करना चाहिए। ओ नहीं, अभी नहीं, कृपया, कैस्पियन ने कहा। मेरा मतलब है, क्या वहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ था? अगर कोई लड़ने के लिए था ही नहीं, तो फिर उन्हें कैस्पियन विजेता क्यों कहा जाता है? मैंने कहा था कि नार्निया में बहुत ही कम मनुष्य थे। डॉक्टर ने अपनी बड़ी ऐनकों के पीछे से उस छोटे बच्चे की ओर कुछ अजीब सी निगाहों से देखते हुए कहा। एक पल को कैस्पियन उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर अचानक उसके दिल में कुछ कांपा। क्या आपका मतलब है, वह हाँफते हुए बोला, कि वहाँ कुछ और था? क्या आप कहना चाहते हैं कि सब कुछ कहानियों जैसा था? क्या वहाँ... चुप, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा, अपना चेहरा कैस्पियन के बहुत पास लाते हुए। एक शब्द और नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी आया को पुरानी नार्निया की बातें बताने के लिए ही निकाल दिया गया था? राजा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वह जान गया कि मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ, तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे और मेरी गर्दन कट जाएगी। पर क्यों? कैस्पियन ने पूछा। अब समय है कि हम व्याकरण की ओर लौटें, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने जोर से कहा। इसके बाद दोपहर के भोजन तक सब संज्ञा और क्रिया ही रटी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैस्पियन ने बहुत कुछ सीखा। वह तो भीतर ही भीतर बहुत उत्साहित था। उसे पूरा यकीन था कि डॉक्टर कॉर्नेलियस ने इतना कुछ कहकर संकेत दे दिया है कि वह आगे चलकर उसे और भी बताएंगे, और इस मामले में वह निराश नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसके शिक्षक ने कहा, आज मैं तुम्हें खगोल विज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा। आधी रात के समय दो महान ग्रह, टारवा और एलेम्बिल, एक दूसरे के बहुत पास, सिर्फ 1 डिग्री की दूरी पर आ जाएंगे। ऐसा सहयोग पिछले 200 वर्षों में नहीं हुआ है, और तुम्हारे जीवन काल में फिर कभी नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम आज रात थोड़ी जल्दी सो जाओ। जब सहयोग का समय निकट आएगा तो मैं तुम्हें जगाने आऊंगा। इसका नार्निया की पुरानी कहानियों से तो कोई सीधा संबंध नहीं दिखता था, जो कि कैस्पियन वास्तव में सुनना चाहता था, लेकिन आधी रात को उठना तो अपने आप में रोमांचक होता है, इसलिए वह हल्के से प्रसन्न हो गया। उस रात जब वह सोने गया तो पहले तो उसे लगा कि वह सो नहीं पाएगा, लेकिन जल्दी ही वह गहरी नींद में चला गया। ऐसा लगा मानो कुछ ही मिनट बीते हों कि उसने महसूस किया कि कोई उसे धीरे से झकझोर रहा है। वह बिस्तर में बैठ गया और देखा कि कमरे में चांदनी फैली हुई है। डॉक्टर कॉर्नेलियस सिर से पांव तक लबादे में लिपटे, एक हाथ में छोटा सा दीपक लिए उसके पास खड़े थे। कैस्पियन को तुरंत याद आ गया कि उन्हें क्या करना था। वह उठा और कुछ कपड़े पहन लिए।
हालांकि ये गर्मी की रात थी, फिर भी उसे उम्मीद से ज्यादा ठंडक लग रही थी, और वह तब बहुत खुश हुआ जब डॉक्टर ने उसे अपने जैसा ही एक लबादा उड़ाया और पैरों के लिए मुलायम गर्म जूते दिए। कुछ पल बाद दोनों इस तरह ढके हुए थे कि अंधेरे गलियारे में मुश्किल से दिख रहे थे, और उनके जूतों की वजह से कोई आवाज भी नहीं हो रही थी। गुरु और शिष्य कमरे से बाहर निकल पड़े। कैस्पियन डॉक्टर के पीछे कई गलियारों और सीढ़ियों से होते हुए एक बुर्ज के छोटे से दरवाजे तक पहुंचा, जिससे होकर वे महल की छत पर आ गए। एक और प्राचीरें थीं, दूसरी ओर ढलवा छत, नीचे बगीचे धुंधले और चमकते हुए फैले थे, और ऊपर सितारे और चांद। थोड़ी दूर पर वे एक और दरवाजे तक पहुंचे, जो पूरे महल के केंद्रीय बुर्ज में खुलता था। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने उसे खोला और वे अंधेरी गोल सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कैस्पियन की धड़कन तेज हो गई थी। उसे इससे पहले सीढ़ी पर चढ़ने की कभी इजाजत नहीं मिली थी। सीढ़ियां लंबी और खड़ी थीं, लेकिन जब वे बुर्ज की छत पर पहुंचे और कैस्पियन ने सांस ली, तो उसे लगा ये मेहनत वाकई काम की थी। दाईं ओर उसे दूर दूर तक पश्चिमी पर्वत दिख रहे थे। बाईं ओर महान नदी की चमकती हुई लहरें थीं, और सब कुछ इतना शांत था कि वह वीवर्स डैम के झरने की आवाज, जो 1 मील दूर से आ रही थी, भी सुन सकता था। उन्हें जिन दो तारों को देखने आना था, उन्हें पहचानना आसान था। वे दक्षिणी आकाश में थोड़े नीचे थे, दो चांदों जैसे चमकते हुए और बहुत पास पास। क्या ये टकरा जाएंगे? उसने विस्मित स्वर में पूछा। नहीं राजकुमार, डॉक्टर ने कहा, और वह भी फुसफुसा रहे थे। आकाश के ये महान स्वामी अपने नृत्य के कदम बहुत भली भांति जानते हैं। इन्हें देखो, इनका ये मिलन शुभ है और नार्निया की दुखी भूमि के लिए किसी महान भलाई का संकेत देता है। टारवा विजय का देवता, अलेम्बिल शांति की देवी को प्रणाम करता है। ये अब अपने सबसे निकट आ रहे हैं। काश वह पेड़ बीच में ना होता, कैस्पियन ने कहा। हम पश्चिमी बुर्ज से बेहतर देख सकते, भले ही वह इतना ऊंचा नहीं है। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने 2 मिनट तक कुछ नहीं कहा, बस टारवा और ओलंबिल को देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कैस्पियन की ओर मुड़े। देखा, उन्होंने कहा, तुमने वह दृश्य देखा जो अब जीवित कोई भी मनुष्य नहीं देख सकता और फिर कभी नहीं देखेगा। और तुम सही कह रहे हो, हम ये दृश्य छोटे बुर्ज से और भी बेहतर देख सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ किसी और वजह से लाया हूँ। कैस्पियन ने ऊपर देखा, लेकिन डॉक्टर के हुड ने उनका चेहरा ढक रखा था। इस बुर्ज की विशेषता ये है, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा, कि हमारे नीचे 6 खाली कमरे हैं और एक लंबी सीढ़ी है, और सीढ़ी के नीचे का दरवाजा बंद है। हमें कोई सुन नहीं सकता। क्या आप मुझे वही बात बताने जा रहे हैं जो आपने उस दिन नहीं बताई थी? हाँ, डॉक्टर ने कहा, लेकिन याद रखना, हम इन बातों पर और कहीं कभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस महान बुर्ज की छत पर। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, कैस्पियन ने कहा, लेकिन कृपया करके आप बताइए। सुनो, डॉक्टर ने कहा, जो कुछ भी तुमने पुराने नार्निया के बारे में सुना है, वह सब सच है। वह मनुष्यों की भूमि नहीं थी, वह असलन की भूमि थी। जागृत वृक्षों और दृष्टिगोचर नाइट्स की भूमि, फॉन्स और सेटायर्स की, बौनों और दैत्यों की, देवताओं और सेंटोर्स की, और बोलने वाले पशुओं की। इन्हीं से कैस्पियन प्रथम ने युद्ध किया था। तुम टेलमरीन ही हो, जिन्होंने इन पशुओं और पेड़ों और झरनों को चुप करा दिया, जिन्होंने बौनों और फॉन्स को मारा और खदेड़ दिया, और अब तो तुम उनकी याद तक को मिटा देना चाहते हो। राजा उनके नाम तक का जिक्र नहीं होने देता। काश ऐसा ना किया गया होता, कैस्पियन ने कहा, और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि वह सब कुछ सच था, भले ही अब वह सब बीत चुका है। तुम्हारी जाति के बहुत से लोग ऐसा गुप्त रूप से सोचते हैं, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। लेकिन डॉक्टर, कैस्पियन ने कहा, आपने मेरी जाति क्यों कहा? आखिरकार मुझे लगता है कि आप भी एक टेलमरीन हैं। क्या मैं हूँ? डॉक्टर ने पूछा। कम से कम आप एक मनुष्य तो हैं, कैस्पियन ने कहा। क्या मैं हूँ? डॉक्टर ने और भी गहरे स्वर में दोहराया, और उसी क्षण उन्होंने अपना हुड पीछे हटा दिया ताकि कैस्पियन चांदनी में उनका चेहरा स्पष्ट देख सके। अचानक ही कैस्पियन को सच्चाई का एहसास हुआ, और उसे ये भी महसूस हुआ कि ये बात उसे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। डॉक्टर कॉर्नेलियस इतने छोटे, इतने मोटे थे, और उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी। एक ही समय में दो विचार उसके मन में आए। पहला डर से भरा हुआ था। वो असली मनुष्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बौने हैं और मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हैं।
दूसरा विचार आनंद से भरा था। असली बौने अब भी हैं और मैंने आखिरकार एक को देख लिया। तो आखिर तुमने अंदाजा लगा ही लिया, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। यह लगभग सही अंदाजा लगाया। मैं पूर्ण बौना नहीं हूँ। मेरे भीतर मनुष्य का रक्त भी है। बहुत से बौने महान युद्धों में बच निकले और जीवित रहे। उन्होंने अपनी दाढ़ियां मुंडवा ली, ऊंची एड़ी के जूते पहनने लगे और मनुष्य बनने का ढोंग करने लगे। उन्होंने तुम्हारे टेलमरीन जाति से मिलन किया। मैं उन्हीं में से एक हूँ, एक अर्ध बौना। और यदि मेरे किसी भी असली बौने रिश्तेदार में से कोई अब भी जीवित है तो वे मुझे नीच समझेंगे और गद्दार कहेंगे। लेकिन इन वर्षों में भी हमने अपनी जाति को, नार्निया के अन्य प्रसन्न जीवों को और स्वतंत्रता के लंबे खोए हुए दिनों को कभी नहीं भुलाया। मुझे खेद है डॉक्टर, कैस्पियन ने कहा। ये मेरी गलती नहीं थी, आप जानते हैं। मैं ये बातें तुम्हें दोष देने के लिए नहीं कह रहा प्रिय राजकुमार, डॉक्टर ने उत्तर दिया। तुम शायद सोचो, फिर मैं ये बातें कह ही क्यों रहा हूँ। दो कारण हैं। पहला ये कि मेरा बूढ़ा दिल इन गुप्त स्मृतियों को इतने वर्षों से सजे हुए है कि अब वे भीतर फटने लगी हैं। अगर मैं इन्हें किसी को ना कहूँ तो शायद मैं सह ही ना पाऊँ। दूसरा ये कि जब तुम राजा बनो तो तुम हमारी सहायता कर सको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक टेलमरीन होते हुए भी पुरानी बातों से प्रेम करते हो। हाँ, बिल्कुल करता हूँ, कैस्पियन ने कहा। लेकिन मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम हमारे जैसे बौनों के बचे कुचे लोगों पर दया दिखा सकते हो। तुम विद्वान जादूगरों को एकत्र कर सकते हो और पेड़ों को फिर से जागृत करने का कोई उपाय खोज सकते हो। तुम देश के हर कोने और निर्जन जगहों में जाकर देख सकते हो कि क्या कहीं अब भी कोई फौन, कोई बोलने वाला पशु या कोई बौना छुपा हुआ जीवित है। क्या आपको लगता है कि कोई अभी जीवित हो सकता है? कैस्पियन ने उत्साह से पूछा। मैं नहीं जानता, नहीं जानता, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने पूरी जिंदगी उनके संकेत खोजते हुए बिता दी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने पहाड़ों में किसी बौने के ढोल की आवाज सुनी है। कभी कभी रात को जंगल में ऐसा लगता है कि दूर कहीं फॉन्स और सेटायर्स नाच रहे हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने कई बार निराशा भी महसूस की है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जो मुझे फिर से आशा से भर देता है। मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम तुम एक ऐसे राजा बनने की कोशिश तो कर सकते हो जैसा पुराने समय के महान राजा पीटर थे, ना कि अपने चाचा की तरह। तो ये सच है, उन पुराने राजाओं और रानियों के बारे में भी और सफेद चुड़ैल के बारे में भी? बिल्कुल सच है, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। उनका शासनकाल नार्निया का स्वर्ण युग था और ये भूमि उन्हें कभी नहीं भूली। क्या वे इस महल में रहते थे डॉक्टर? नहीं मेरे प्यारे, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। ये महल तो अभी हाल की बात है। तुम्हारे परदादा ने इसे बनवाया था। लेकिन जब दो आदम के पुत्र और दो ईव की बेटियां असलन द्वारा नार्निया के राजा रानी बनाए गए थे, तब वे कैर पैरवल के महल में रहते थे। अब कोई भी जीवित मनुष्य उस पवित्र स्थान को नहीं देख पाया है और शायद उसके खंडर भी अब मिट चुके हैं। लेकिन हम मानते हैं कि वह यहाँ से बहुत दूर महान नदी के मुहाने पर समुद्र के किनारे था। ओह, कैस्पियन ने सिहरते हुए कहा। क्या आपका मतलब है काले जंगलों में, जहाँ जहाँ वो, आप जानते हैं, भूत रहते हैं? राजकुमार वैसा ही बोल रहे हैं जैसा उन्हें सिखाया गया है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन ये सब झूठ है। वहाँ कोई भूत नहीं है। ये कहानी टेलमरीन लोगों ने गढ़ी है। तुम्हारे राजा समुद्र से डरते हैं क्योंकि वे ये कभी पूरी तरह भूल नहीं पाए कि सभी कहानियों में असलन समुद्र के पार से आता है। वे ना खुद समुद्र के पास जाना चाहते हैं और ना किसी को वहां जाने देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वहां विशाल जंगल उगने दिए ताकि उनके लोग तट तक पहुंच ही ना सके। लेकिन क्योंकि वे पेड़ों से झड़ चुके हैं, इसलिए अब वे जंगलों से डरते हैं। और क्योंकि वे जंगलों से डरते हैं, उन्हें लगता है कि वहां भूत हैं। राजा और बड़े लोग जो ना समुद्र से प्रेम करते हैं न जंगलों से, वे इन कहानियों पर आधा विश्वास करते हैं और आधा उन्हें फैलाते हैं। उन्हें ये तब अधिक सुरक्षित लगता है जब कोई भी नार्निया में समुद्र की ओर से ना देखे, असलन की भूमि की ओर, सुबह की ओर और पूर्व दिशा की ओर। कुछ क्षणों तक उनके बीच गहरा सन्नाटा रहा। फिर डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा, चलिए, अब हमें यहाँ काफी देर हो चुकी है। अब नीचे चलते हैं और सोते हैं।
क्या जरूरी है? कैस्पियन ने कहा। मैं तो इन बातों पर घंटों और घंटों तक बातें करता रहना चाहता हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई हमें ढूंढने भी आ सकता है, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा।